देखिए, हमने इनका परिचय, संक्षिप्त परिचय पहले ही दर्शा दिया कि ताकि कम समय में ज़्यादा कार्य हो सके। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे, अभी तक तो विद्यालय में पढ़ भी लिए होंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी का इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो निजामाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? निजामाबाद में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय, अभी मैंने बताया आपका। फिर इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, और 100 अध्याय से इन्होंने विभिन्न प्रकार के यानी अनेक प्रकार की किताबों का अध्ययन किया। जैसे जीवन परिचय में हम बताएंगे कि कौन कौन सी किस किस भाषा में आप की कौन कौन सी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, कौन कौन से विषय का अध्ययन किया है। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली इनकी क्या है? भाषा है। और शैली इनकी प्रबंध और मुक्तक शैली है। ठीक है भाई। और उसके बाद से इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है प्रिय प्रवास। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है आपकी प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु के संबंधित बात करें तो इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हुआ। ये तो रहा अभी तक का संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग जानेंगे इसके जीवन परिचय से संबंधित। तो पेपर में आप लोग को क्या करना है, पहले ऐसे ही संक्षिप्त परिचय दे देना है। ठीक है, उसके बाद से साइड से यहाँ से हेडिंग देना है जीवन परिचय। ठीक है, इसके बाद जीवन परिचय लिखिएगा। जीवन परिचय लिखने के बाद तुरंत बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद क्या करेंगे? उसकी प्रमुख रचनाओं के विषय में वर्णन करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आइए अब इसके जीवन परिचय को मैं आपको दर्शाकर बताता हूँ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी काफ़ी गर्मी थी, इसके वजह से ड्रेस को चेंज करना पड़ा। ठीक है, आइए जानते हैं परिचय के विषय में। परिचय हम बोले थे कि आप लोगों को पहले ही दर्शा देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ताकि कम समय लगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम रहा, इनकी शिक्षा कैसे आरंभ हुई। ठीक है, इनकी साहित्यिक परिचय क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, इन सारे विषयों के विषय में यहाँ पर दर्शा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हो सकता है थोड़ा सा छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो भी मैं आपको यहाँ पर थॉट दिया हूँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया हूँ कि ताकि आप लोग को याद भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी ना पड़े। आइए इनके परिचय के विषय में जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में अब कहाँ पर हुआ है तो जानिए। कह रहे हैं कि आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय है और माता का नाम इनका रुक्मणी देवी था। ठीक है भाई। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के विषय में बताएं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके भाई के द्वारा ही हुई। और इन्होंने स्व अध्याय से अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था कि जिनमें कौन कौन सी भाषाएं थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी जैसे आदि भाषाओं का इन्होंने बहुत ही अधिक गहन अध्ययन किया। मतलब घर पे ही अपने अध्ययन से, स्वाध्ययन से, किसी व्यक्ति ने इन्हें नहीं बताया था। ठीक है, जानिए इसके बाद मैं बताऊं आपको कि इनकी इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर चले गए तो ये काशी चले आए। ठीक है भाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये काशी चले आए। काशी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में। देखिए वाराणसी मंडल में सन 1947 ईस्वी को इनका निर्धन हो जाता है भाई। सन 1947 ईस्वी को इनका क्या हो जाता है? निर्धन हो जाता है। अब बताइएगा आप लोग कि इनका गांव का नाम क्या है? निजामाबाद। कौन सा जनपद है? आजमगढ़। कब जन्म हुआ है भाई? तो सन 1865 ईस्वी में। ठीक है,
क्या नाम है इनका? पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है भाई। इनके पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय और माता के क्या नाम है? रुक्मणी देवी। अब इनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई ने कराया। ठीक है। और इन्होंने घर पर ही स्व अध्ययन से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, ठीक है, इत्यादि अनेक भाषाओं का इन्होंने बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन किया। ठीक है। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कहें तो स्नातक स्तर तक पढ़ाई करने के लिए काशी आ गए। काशी यानी वाराणसी आ गए। वाराणसी आने के बाद उन्होंने अध्ययन किया और सन 1947 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। अब जानिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में मैं बताऊं आपको कि हरिऔध जी का यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक व कवि कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यानी हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक कवि थे। ठीक है। अब आगे जानिए। इन्होंने खड़ी बोली काव्य की भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। ये भी कालिदास की तरह है। संस्कृत में कवि कुलगुरु कालिदास से संबंधित बातों को जाने होंगे आप 10वीं में। ठीक है। 12वीं में उन्हीं के जैसे ये भी हमारे ये कवि हैं। क्या नाम है इनका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। इन्होंने किस भाषा में विकार किया? तो खड़ी बोली में। ठीक है। अब आगे जानिए। इन्होंने गद्य और पद्य, यहाँ देखिए, इन्होंने गद्य और पद्य में सफलतापूर्वक क्या किया? रचना किया। और इन्होंने हिंदी के तीनों युग भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। छायावादी युग यानी शुक्ल युग। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं भाई। कौन सा 3 युग है हिंदू का? हिंदी का तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या किया? निभाया। अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित बातों को जानते हैं। तो प्रमुख रचनाओं में इनकी आती है पहली रचना प्रिय प्रवास। उसके बाद से परिजात, वैदेही वनवास इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। उसके बाद से प्रेमकांत, अधिखिला फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में हमने आपको बहुत भली भांति बताया। अब हम लोग जैसे इनका परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूपों में तैयार किए। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और किसी भी लेखक की परिचय होगा उसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने का काम करूंगा कि ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। यह शीर्षक हमारा पवन दूती का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है और बहुत ही अच्छा यह आपका काव्य है, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पद्य का मतलब क्या होता है? पद्य का मतलब होता है लय, तुकबंदी। ठीक है। आदि को ही पद्य कहते हैं। जब तक इसमें लय, सुर, ताल नहीं लगाएंगे ना, तब तक इससे पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसको जानते हैं। इस पंक्ति में हरिऔध जी के द्वारा राधा और कृष्ण के प्रति एक प्रेम का भाव दर्शाया गया है, वियोग का भाव दर्शाया गया है, जिसमें राधा जी पवन को दूत बनाकर भेजती हैं और कहती हैं कि हे पवन दूत, तुम जाओ और मेरे आराध्य को सूचित करो कि उनकी प्रियतमा यानी उनकी प्रेमिका राधा उनको ढूंढ रही हैं या उनको याद कर रही हैं। ठीक है। इन सारी बातों को तुम जाकर बताओ। और किस किस प्रकार से प्राकृतिक रूप में अनेक प्रकार से उनको पवन दूत से कहती हैं और किस प्रकार से भाव को अपना व्यक्त करती हैं। आइए जानते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस में वे गेह में थी अकेली। आके आस दृगल आके आशु दृग युगल में
थे धरा को भिगोते। आई धीरे से इस सदन में, आई धीरे से इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले। प्रातवाली सुपवन इसी कालवतायनों से। राधा एक घर में जंगले के पास उदास बैठी हुई थी। तभी एक ठंडी ठंडी हवा आती है और उन्हें अपने ठंडक से परेशान करने लगती है। तब उनके मन से, मुख से यह बात निकलती है पवन के प्रति, हवा के प्रति, कि हे पवन दूत, हे पवन, तू मुझे आज क्यों इतना सता रही है? क्या कारण है? क्या तू भी काल की क्रूरता से तू भी परेशान है? इसी बात को आइए जानते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन राधा उदास बैठी हुई थी। एक दिन राधा क्या थी? दुखी बैठी हुई थी, उदास। खिन्न माने होता है दुखी। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। गेह का मतलब होता है घर, राजभवन कह सकते हैं। एक दिन राधा अपने राजमहल में, अपने घर में उदास बैठी हुई थी। दुख में क्या थी? संलिप्त थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। धरा मतलब होता है होठ, होता है होठ, ठीक है। अधर मतलब भी होता है, सॉरी, धरा मतलब पृथ्वी होता है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनकी आंखों से दुख भरे आंसू धरती को सिंचित कर रहे थे, भिगो रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। उनके दुख से, राधा के दुख से आंखों से धीरे धीरे कर करके, मंद मंद गति से आंसू निकल करके पृथ्वी को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे से इस सदन में, सदन मतलब होता है घर। धीरे से ठंडी ठंडी हवा उनके घर में क्या हुई? प्रवेश हुई। आई धीरे से इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले। पुष्प सदगंध मतलब पुष्पों के समान सुगंधित हवा धीरे से उनके घर में क्या की? प्रवेश की। प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन मतलब खिड़की। कह रही है कि सुबह वाली ठंडी हवा, तू भी समय की मार से क्या दुखी है, कलुषित है? देखिए शुरू से राधा, हरिऔध जी कहते हैं कि राधा एक समय अपने घर में जंगले के पास बैठी हुई थी और तभी उनके आंखों से दुख भरे आंसू निकल करके धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। और तभी ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित हवा उनके घर में धीरे से आई। तभी ठंडी ठंडी हवा उनके घर में धीरे से आकर के राधा को क्या करने लगी? परेशान करने लगी। तभी राधा अब अपने वाणी में अगले पंक्ति में बताएंगी कि किस प्रकार से उन्होंने हवा को बताया। देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख को दुखित हो, धीरे बोली सदुख उसमें श्रीमती राधिका हो। संतापों को विपुल मतलब होता है अधिक, दुख, संताप मतलब होता है दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे से राधा बोली। दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके धीरे से राधा क्या की? बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कह रही हैं कि प्यारी प्रातः, सुबह की प्यारी प्यारी हवा, तू मुझे आज इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी समय की मार से क्रूरित हो गई है? क्या समय की मार से तू भी दुखी है?
क्या तू भी समय की मार से कलुषित है? क्या तू भी समय की मार से दुखी है? आइए इसको ऊपर से देखते हैं। कह रही कि हरियोत जी कहते हैं कि राधा कहती हैं हवा से, पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? अपने दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखित राधा जी धीरे से बोली। श्रीमती राधिका धीरे से क्या की? बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः, तू मुझे आज इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की मार से कलुषित हो गई है? क्या तू भी समय की मार से कलुषित हो गई है? ठीक है, आया समझ में? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगले वाला पंक्ति कि अगले वाला पंक्ति क्या है। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि आगे किन किन विवेचनाओं को जानना है। आइए देखिए, यह पंक्ति देखिए, बहुत ही अच्छी पंक्ति है हरिओत जी का। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। राधिका उनके प्रेम में इतना व्यथित हो गई हैं, इतना दुखी हो गई हैं कि वो पवन से कह रही हैं कि जब से श्याम गए हैं तब से उन्होंने ना तो कोई पत्र लिखा, ना ही किसी से संदेश भिजवाया, ना ही कोई ऐसा काम किया कि जिससे हमें पता चल सके कि श्याम जहाँ पर है वहाँ सुखी है, संपन्न है, सही है। वही बात को यहाँ पर राधा इन दोनों पंक्तियों में कह रही है। क्या कह रही है? मेरे प्यारे नव जलद, मेरे प्यारे नव जलद मतलब होता है बादल। ठीक है बाबू, जलद का मतलब यहाँ बादल कहा है और बादल का परिवाची घनश्याम होता है। ठीक है, बादल का परिवाची घन श्याम होता है। और घनश्याम किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, कह रहे कि मेरे प्यारे नव जलद यानी मेरे प्यारे घनश्याम, कंज मतलब होता है फूलों के समान कोमल, फूलों के समान कोमल नेत्रों वाले, मेरे श्याम फूलों के समान कोमल, मेरे श्याम जब से मथुरा गए हैं, मधुबन यानी मथुरा की बात कही गई है, तब से कोई भी संदेश नहीं भेजे हैं। तब जब से गए हैं तब से कोई भी संदेशा नहीं भेजे हैं कि मैं कैसे हूं, नहीं हूं। ठीक है, यही बात पवन से राधा कह रही हैं। ठीक है, आइए अब आगे देख। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब विरह मतलब यहाँ पर दुख होगा भाई। प्रिय करके मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, बावली मतलब होता है बेचैन हो जाना, पागल हो जाना। मैं उनके प्रेम में, उनके याद में क्या कर रही हूँ कि मैं रो रो करके, रुदन करते हुए क्या हो रही हूँ? पागल सी हो रही हूँ। उनको याद कर करके, श्याम को याद कर करके क्या हो रही हूँ? पागल सी हो रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ। अतः जाके मेरी यह सब दुख, जाके मेरी यह सब व्यथा, यह सब दुखी तो क्या करना, हे पवनदूत, तू जा करके श्याम को सुना देना। हे पवनदूत, राधा कहती हैं कि हे पवनदूत, तू क्या करना कि जाकर मेरे प्रिय विरह विरह को, मेरे दुख को, मेरे प्रेम भरे दुख को जा करके तू सुना देना कि तुम्हारी राधा तुम्हारी याद में पागल सी हो रही है, बेचैन सी हो रही है। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिए। हरिऔध जी कहते हैं कि राधा कहती हैं पवनदूत से कि हे पवनदूत, तू जा और मेरे
फूलों के समान कोमल नेत्रों वाले घनश्याम से जाकर के तू यह संदेश दे कि जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से कोई भी संदेश राधा जी को नहीं भेजे हैं, कोई भी संदेश राधा को नहीं भेजे हैं कि राधा किस हाल में है, कि आप किस हाल में हैं, अपना कोई भी समय नहीं बताए हैं। वो आपके प्रेम में रो रो करके, ऐसा कहना कि वो आपके प्रेम में रो रो करके पागल सी हो रही हैं, बेचैन सी हो रही हैं। क्या आपको तनिक भी याद नहीं है कि आपसे कोई स्नेह करने वाला है, प्रेम करने वाला है? जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। जा करके ये सारी बातें राधा कह रही हैं कि हे पवनदूत, जा करके ये सारी बातें श्याम को तू बता देना। अब देखिए आगे और विरह में कह रही हैं, क्या कह रही हैं भाई? यहाँ पर करुण संवेदनाएं हो रही हैं बार बार। देखिए यहाँ पर के, ज्यों ही मेरा भवन तज तू, तज मतलब होता है त्यागना। जैसे ही तू मेरे भवन को, जैसे ही तू मेरे भवन को छोड़ेगी हे पवनदूत, जैसे ही तू मेरे भवन से यानी जैसे ही मेरे घर से तू आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ठीक है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। जैसे ही तू मेरे घर को त्याग करके थोड़ा आगे बढ़ेगी तो शोभा प्रदर्शित करने वाले सुगंधित फूल, बगीचा, सरोवर, तालाब बहुत से मिलेंगे। ठीक है, क्या कह रही हैं? प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अर्थात यहाँ पर राधा क्या कह रही हैं? कह रही कि जैसे ही तू मेरे घर को त्याग करके आगे बढ़ेगी, वैसे ही तुझे एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखेगा जिसमें फूल, पत्तियां, अनेक प्रकार के तालाब मिलेंगे, जिसे तुझे अपने वश में जो पेड़ पौधे मिलेंगे तुझे अपनी छाया से वश में करेंगे। लेकिन फिर भी तू मेरे दुख को जानती है, तूने मेरे दुख को देखा है। लख मतलब होता है देखना। तूने मेरे दुख को क्या किया है? देखा है। इसलिए तू जा करके वहां पर आराम मत करने लगना, विश्राम मत करने लगना। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? चलिए एक बार और देख लीजिए। कह रही कि जो ही, जैसे ही तू मेरे घर को त्याग करके थोड़ा सा, अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो तुझे शोभा वाली मतलब सुंदर, सुखद मंज कुंजे, मंज कुंजे यानी सुंदर सुंदर फूल की लताएं, सुंदर सुंदर फूल क्या करेंगे? मिलेंगी। सुंदर सुंदर वृक्षों की छाया होंगी, जिससे जिससे तू क्या हो जाएगी? मृदुल हो जाएगी, मोहित हो जाएगी, जिससे तू क्या, वो अपने वश में कर लेंगी, तुझे क्या कर लेंगी? अपने वश में कर लेंगी। फिर भी तो भी मेरा दुख लख, तो भी तू मेरा दुख देखी हुई है, जानती हुई है। वहां पर जा करके आराम मत करने लगना, विश्राम मत करने लगना। यही बात को राधा पवन दूत से कह रही हैं। आई बात समझ में? चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, हम लोग अगली पंक्ति को अब देखते हैं कि अगली पंक्ति में हमारा क्या है, किन किन बातों को बताया गया है। ठीक है, राधा का क्या संकेत है पवन दूत के प्रति, अब आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। देखिए, प्यारा वृंदा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह अमान न मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह अमान न मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि राधा जी कहती हैं
कि जाओगे तो रास्ते से नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे मिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल पत्तियां फल अनेकों प्रकार के मिलेंगे, जिससे तुम देख करके मोहित मत हो जाना। तुम अपने कार्य में जो हमारे दुख को तुमने देखा है उसे जा करके श्याम से बताकर अवश्य आना। जाओगे तो तुम्हें मथुरा ऐसा स्थान है कि जाओगे तो तुम वहीं पे रह जाओगे, वहीं पर मोहित हो जाओगे। इन्हीं सभी बातों को राधा जी अपने शब्दों में कहती हैं, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। आइए जानते हैं। देखिए कह रहा है कि थोड़ा आगे सरस रहो, थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे हे पवनदूत, थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक धाम मिलेगा। धाम मतलब होता है घर, धाम का मतलब घर या स्थान बोल सकते हैं। तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे, राधा कहते हैं कि हे पवनदूत, तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक स्थान मिलेगा जहां से सुगंधित पुष्पों से युक्त होगा, सुगंधित अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर फूलों से क्या होगा, युक्त होगा। फिर कह रहे कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, कह रहे कि अच्छे अच्छे सुंदर फूल की पत्तियां और लताएं होंगी, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। प्यारा वृंदावन, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कह रहे कि प्यारा वृंदावन, वृंदावन इतना प्यारा है, मथुरा इतना प्यारा है कि तुम देख करके वहां पर मोहित हो जाओगे। तुम उसे देख करके मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन बहुत ही वहां पर शांत मिलेगा। इसलिए तुम आना जाना इस विपिन से, आना जाना, जाते रहना, चलते ही रहना, अपने कार्य में संलग्न रहना, मोहित मत हो जाना। तुमने मेरे दुख को जाना है, जा करके श्याम को अवश्य ही बता देना। यही राधा अपने संकेत में इस पंक्ति के अनुसार बताती हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बताते हैं कि आगे क्या है। क्योंकि जाते जाते अगर पथ में, अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई ऐसी स्त्री दिख जाएगी जो थकी हुई हो, तो उसे क्या करना कि ठंडी ठंडी हवा देना। और जाते जाते तुम्हें रास्ते में अगर कोई ऐसी स्त्री दिख जाए जो पवित्रता हो, सावित्री हो, ठीक है, तो हवा इतनी तेज न कर देना कि जिसका उसका वस्त्र क्या हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए। इतनी हवा तेज न कर देना, उसे धीरे धीरे जा करके ठंडी ठंडी हवा करना। ठीक है, इन्हीं सब बातों को इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं। कह रहे कि जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसको कलांतियों को मिटाना, तो जाके उसके निकट तू क्लांतियों को मिटाना। क्लांति मतलब होता है दुख, थकान, थकान को क्या कर देना, मिटा देना। क्लांत का मतलब होता है भाई, क्या होता है, तो क्लांत का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ क्लांत से तात्पर्य है थकान। ठीक है, थकान होगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। राधा जी पवन दूत से कहती हैं कि तू रास्ते से जैसे आगे बढ़ेगी, अगर रास्ते में कहीं पर कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो उसे जा करके धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा करना और उसके थकान को दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, उसके थकान को, क्लांतियों यानी थकान को मिटाना। ठीक है, थकान को दूर करना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। कह रहे कि धीरे धीरे जा करके अपने हाथों से, गात मतलब होता है हाथ, अपने हाथों से पंखा करना। धीरे धीरे क्या करना है पवनदूत, जा करके उस थके हुए मनुष्य के सिर के पास क्या कर देना, पंखा कर देना, जिससे कि उसका थकान जल्दी ही क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों से हर्षा बनाना, ऐसी हवा देना, सुगंधित भरी ऐसी ठंडी ठंडी हवा देना कि उसका बहुत ज्यादा जो दुख है वह क्षण भर में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, इन्हीं बातों को कहती हैं। अब आइए अगला पंक्ति देखते हैं। कह रहे कि
लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। होने देना विकृत वचना, होने देना विकृत वचना, तो ना तू सुंदरी को होने देना विकृत वचना। ठीक है। अर्थात यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि लज्जशीला पथिक महिला, अगर रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री जा रही होगी तो रास्ते में अगर राधा कहती है पवनदूत से कि हे पवनदूत, अगर रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री जा रही होगी जिसके शरीर पे साटिका होगा यानी साड़ी होगा, ठीक है, तो हवा इतनी तेज मत कर देना कि जिसका वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए, इधर उधर हो जाए, ठीक है, और वो क्या हो जाए, लज्जित हो जाए, ऐसा न कर देना। फिर कह रही हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। कह रही हैं कि अगर थोड़ी भी वह श्रमित दिख जाए, थकी हुई दिख जाए, ठीक है, तो क्या कर देना कि अपनी गोद में लेकर के उसके थकान को दूर करने का प्रयास करना, उसको अपने गोद में लेकर के क्या करना, थकान को दूर करने का प्रयास करना। होठों होठों की और कमल दुख की मलानते मिटाना, और जो उसका होठ सूखा हुआ है, जो कमल के समान जो उसका होठ है वह सूखा हुआ है, तुम इतनी ठंडी हवा उसके पास करना कि जिससे उसका होठ क्या हो जाए, कमल के समान सुशोभित होने लगे, सुंदर दिखने लगे, और उसकी मलिनताएं क्या हो जाए, मिट जाए। ठीक है, एक बार देख लीजिए शुरू से। राधा राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि राधा पवन दूत से कहती हैं कि रास्ते से जाना, अगर कोई लाजवंती स्त्री दिख जाए तो हवा इतनी तेज न कर देना जिससे जिसका वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो जाए। अगर वह महिला थकी हुई दिखे तो उसे अपने गोद में लेकर के उसे थकान को दूर करने का प्रयास करना। अगर उसके होठ सूखे हुए हों, अगर वह दुखी हो, पीड़ित हो, तो उसे अपनी हवा ठंडी ठंडी करना कि जिससे उसकी मुख की मलिनताएं, जो मुख सूखा हुआ है वह क्या हो जाए, कमल के समान मुलायम हो जाए, इतनी ठंडी हवा कर देना। ठीक है, आया समझ में? आइए एक और पंक्ति इसके बाद देखेंगे और उसके बाद क्लास को ड्रॉप करेंगे और अगली क्लास में दूसरे पार्ट में जानेंगे, क्योंकि लंबा है और एक ही दिन में कवर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देख या या रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें परिचय भी है और ये क्या बोलते हैं, यह आपका काव्य भी है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। ठीक है भाई, तो इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास जो होगी आपकी कल, तो उसमें आप जुड़ना नहीं भूलिए। ठीक है, सुबह 10 बजे के बाद जुड़िए, एकदम अच्छे से, एकदम आपको मिलेगा एकदम बढ़िया क्वालिटी में, और ज़्यादा बड़ाई नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद।